Brought to you by Techno Camon 30 series. बहुत अच्छा चुनाव गया और शांतिपूर्ण रहा। एक दो जगह से शिकायत आई कि ईवीएम मशीन थोड़ी ख़राब है। रोहनिया क्षेत्र में एक जगह आरोप लगा कि बूथ कैप्चरिंग हुई है, लेकिन रोहनिया वाले आरोप की बात करते हैं। आपने चर्चा छेड़ी दी है, तो किस तरह का आरोप रहा और किस तरह से उसका पटाक्षेप हुआ? किसी दल द्वारा आरोप लगाया गया कि इसमें बूथ कैप्चरिंग हुई या गलत मतदान हुआ। कुछ टेप वगैरह की बात आ रही थी कि ईवीएम मशीन पे टेप लगाया लेकिन गया। प्रशासन ने फिर उसको जांच कराई, उसमें सही पाया। क्या लग रहा है अपने इस टारगेट के कितना नज़दीक है भारतीय जनता पार्टी? देखिए रोशन जी, बनारस में चुनाव तो बड़ा उत्साहपूर्ण रहा। सुबह से आम पब्लिक भी उत्साह और जोश से लबरेज दिखी। उसका सबसे बड़ा वजह था कि इंद्रदेव यानी मौसम भी मेहरबान रहा अपने, चाहे वो बूथ का हो, चाहे वो गली मोहल्ला में जो चारों तरफ बने बूथ थे, सभी यहाँ के नागरिकों ने उत्साह दिखाया और सभी की ये इच्छा थी कि भाई उनके अपने शहर के सांसद हो चाहे देश के प्रधानमंत्री के लिए सभी लोगों ने वोटिंग की है। अब रही बात रुझान की, तो वो 4 तारीख को आने वाले रुझान में पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 13 सीटें पूर्वांचल की भी थी, जिसमें कई हाई प्रोफाइल सीटें थी और नाक की लड़ाई बताई जा रही थी। उन सीटों पर वाराणसी का नाम भी इसलिए आता है क्योंकि खुद वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, तो उनको टक्कर देने के लिए यूपी कांग्रेस अध्यक्ष इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय थे। आखिर पूरे दिन हुआ क्या सरगर्मी रही, किस तरह शिकायतें पहुंची, उसका निवारण हुआ निर्वाचन में, और किस तरह लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कहाँ ज़्यादा भीड़ थी, किस पोलिंग बूथ पर ज़्यादा कम भीड़ थी, ये सब कुछ जानने के लिए और बनारस के पूरे मिजाज, पूरे चुनाव और पूरे माहौल के बारे में जानने के लिए हम बनारस के उन तमाम पत्रकारों के बीच में आ पहुँचे हैं जिन्होंने आज पूरा दिन देकर न केवल बल्कि पिछले 2.5 महीने से बनारस के हाई प्रोफाइल सीट को कवर करते चले आ रहे हैं। शुरुआत करेंगे विनोद जी से। विनोद जी का अपना तजुर्बा है और पूरे पूर्वांचल से लेकर यूपी तक को ये कवर करते आए हैं। पहले बात बनारस से करेंगे। बनारस पहले से ही एक कहा जाए रिजर्व माना जाता रहा, भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित सीट के तौर पे हमेशा देखा जाता रहा है। तो पहले 2014 और 2019 की बात करें तो अब क्या लग रहा है, किस तरह से ये लीड होगी बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की, या पिछली बार से कुछ कम देखने को मिलेगा, कुछ कमतर परफॉर्मेंस आएगा सामने? इस बार क्या है कि नरेंद्र मोदी जी को तो लीड मिलनी ही है, लेकिन जो वोट परसेंट है वो थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब जैसे कांग्रेस के जो अजय राय जी हैं, तो ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनका जैसे रोहनिया है, कोलसला है, इधर से थोड़ी वोटिंग जो है, ग्रामीण क्षेत्रों की वोटिंग जो है इनके पक्ष में हो रही है। लेकिन जो शहरी क्षेत्र है हमारा, शहर दक्षिणी है, शहर उत्तरी है, इस तरह से, तो उसमें बीजेपी को ज़्यादा वोट परसेंट पड़ रहे हैं। और सुबह मतलब आज की सुबह जो थी वो थोड़ी सी मौसम भी मतदान के पक्ष में दिखाई पड़ा, तो उसमें जो है वोटिंग परसेंट उनका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा और यही से थोड़ा सा उनको लीड मिल रही है। और चलिए ठीक है, आप फिर बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। मुकेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और ज़मीनी स्तर पर चीज़ों को देखते हैं, भापते हैं, आकलन करते हैं। क्या आकलन कह रहा है इस बार का चुनाव? क्योंकि पहले से 2014 में कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा उत्साह था, 2019 में थोड़ी सी उत्साह में गिरावट आई। इस बार बनारस का मिजाज शुरू से खुला नहीं और अब भी क्या एकदम से एक निराशा जनक, या यूँ कहें कोई बनारस के लिहाज से कहें तो बहुत मज़ेदार नहीं रहा है चुनाव? बहुत जो एक उत्सुकता होनी चाहिए उसकी कहीं ना कहीं कमी क्या देखने को मिली? नहीं, आम नागरिक के नज़र से देखेंगे तो बहुत अच्छा चुनाव गया और शांतिपूर्ण रहा। एक दो जगह से शिकायत आई कि ईवीएम मशीन थोड़ी ख़राब है। रोहनिया क्षेत्र में एक जगह आरोप लगा कि बूथ कैप्चरिंग हुई है, लेकिन रोहनिया वाले आरोप की बात करते हैं। आपने चर्चा छेड़ी दी है, तो किस तरह का आरोप रहा और किस तरह से उसका पटाक्षेप हुआ? किसी दल द्वारा आरोप लगाया गया कि इसमें बूथ कैप्चरिंग हुई या गलत मतदान हुआ। कुछ टेप वगैरह की बात आ रही थी कि ईवीएम मशीन पे टेप लगाया लेकिन गया। प्रशासन ने फिर उसको जांच कराई, उसमें सही पाया। ऐसी कोई शिकायत नहीं थी, वैसे कोई बात नहीं थी, अफवाह उड़ाई गई थी।
इसके अलावा अगर देख लेंगे तो ओवरऑल शांतिपूर्ण मतदान गया, कहीं से कोई शिकायत मारपीट बवाल या इस तरह की कोई आई नहीं। चुनाव के पहले कई बूथों पे बिजली नहीं थी, लेकिन फिर बाद में सही कर लिया गया। अब चुनाव ख़त्म हो चुका है, सब स्थिति ठीक है। पिछले साल की पिछले 2019 की तुलना में इस बार मतदान परसेंट बढ़ेगा, लेकिन कितना तक हो पा रहा है अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि देर रात तक अभी फाइनल होगा। और उत्साह की बात कर रहे थे, विपिन हमारे साथ हैं। विपिन मिश्रा वाराणसी में एक पंजाब केसरी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके लिए काम करते हैं बहुत ही लंबे समय से। ये बताइए कि क्या लग रहा है, जो उत्साह की बात थी, उत्साह में कहीं से कमजोरी नज़र आई और लोगों ने भी क्या बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया? क्या कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा उत्साह देखने को मिला बनस्पत दूसरे क्षेत्रों के? देखिए 2009 से चुनाव कवर हमेशा लगातार कवर करता चला आ रहा हूँ। यदि बात करें 2009 की, 2009 में जनता में एक नाराज़गी थी शंकर प्रसाद जायसवाल को लेके। 2009 में राजेश मिश्रा ने शंकर प्रसाद जायसवाल को हराया। उसके बाद बात आ गई 2014 की, प्रधानमंत्री के रूप में नए चेहरे थे नरेंद्र मोदी, उसको लेकर जनता में उत्साह था। 2014 का चुनाव इन्होंने अच्छी खासी मार्जिन से जीती, 2019 में भी अच्छी खासी मार्जिन से जीता। 2024 का जो चुनाव था वो काफ़ी रोचक था, चूँकि लगातार जो है भाजपा की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि पिछली बार के मार्जिन से इस बार 10 लाख पार की मार्जिन होगी। तो जो पिछला मार्जिन था उस मार्जिन को बढ़ाने के लिए यहाँ लड़ाई चल रही थी। यहाँ जीत हार की लड़ाई नहीं थी, यहाँ मार्जिन को बढ़ाने की लड़ाई थी। जिस तरीके से आज सुबह से जो वोटिंग परसेंटेज था, लगातार 3 बजे तक जो रिकॉर्ड एक नया कायम हुआ है, 50% लगभग की वोटिंग हुई है 3 बजे तक। ऐसा कभी नहीं होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जो वोटिंग हो रही थी वो बढ़ चढ़ के हो रही थी। बात करें शहर की जो पारंपरिक वोट है, अपना बीजेपी का गढ़ माना जाता है भाजपा का, तो जो पारंपरिक वोट है वो 3 बजे के बाद निकलना शुरू होते हैं। अच्छा, बात करें मौसम की, भीषण गर्मी चल रही थी लगातार 10 दिन से, तो लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि गर्मी काफ़ी प्रचंड पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मौसम ने लगातार 3 बजे तक साथ दिया, बादल छाए रहे। लोग जो शहरी वोट बैंक था वो बढ़ चढ़ के, आप लगातार शहर में देखे होंगे, बढ़ चढ़ के भीड़ थी लगातार बूथों पे। बात करें वोटिंग की, तो वोटिंग जो इंडिया गठबंधन के अजय राय है उनके पक्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ चढ़ के मतदान हुआ। उनका भी वोट परसेंटेज बढ़ेगा इस बार। ये नहीं कह रहे हैं कि केवल भाजपा के कैंडिडेट का बढ़ेगा, अजय राय का भी वोट परसेंटेज इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वो अब एक दल दोनों दल एक साथ एक कैंडिडेट को उतारे हैं, तो उसकी वजह से उसका फ़ायदा भी उनको मिलेगा वोट बैंक का। तो ठीक है, वोट बैंक का जो अपना समाजवादी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे छोटे दल जो भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो, उन सभी का कहीं ना कहीं फ़ायदा अजय राय को मिलता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहाँ जिस तरह से एक प्रतिष्ठा की लड़ाई मान के चल रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 लाख वोटों से इस बार जीत दिलानी, क्योंकि पूरे देश भर में जहाँ नारा 400 पार का चल रहा था, बनारस की गलियों पे, बनारस की चाय की अड़ियों पर यह था कि बनारस का नारा 10 लाख पार का है। तो क्या लग रहा है? विकास हमारे साथ हैं ये बताने के लिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पिछले 2.5 दशक से भी ज़्यादा समय से आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, ज़मीन पे आपने कवर भी किया। क्या लग रहा है अपने इस टारगेट के कितना नज़दीक है भारतीय जनता पार्टी? देखिए रोशन जी, बनारस में चुनाव तो बड़ा उत्साहपूर्ण रहा। सुबह से आम पब्लिक भी उत्साह और जोश से लबरेज दिखी। उसका सबसे बड़ा वजह था कि इंद्रदेव यानी मौसम भी मेहरबान रहा अपने, चाहे वो बूथ का हो, चाहे वो गली मोहल्ला में जो चारों तरफ बने बूथ थे, सभी यहाँ के नागरिकों ने उत्साह दिखाया और सभी की ये इच्छा थी कि भाई उनके अपने शहर के सांसद हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री के लिए सभी लोगों ने वोटिंग की है। अब रही बात रुझान की, तो वो 4 तारीख को आने वाले रुझान में पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना उत्साह दिखाया है। मैं ये कह रहा हूँ, क्या जो 10 लाख का टारगेट लेके चल रहे थे, क्या वो टारगेट पूरा होगा? क्योंकि अगर 20 लाख मतदाता हैं और पिछली बार 59% वोटिंग हुई थी, अगर हम मान लीजिए 70% भी मान लें और 14 लाख अगर मत पड़ भी जाते हैं, तो क्या लग रहा है 14 लाख में 10 लाख से ज़्यादा अगर वोट नरेंद्र मोदी को पड़ेगा? क्योंकि पिछली बार 2014 में कहाँ वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग शेयरिंग उनकी थी, 2019 में वही करीबन 65-64% थी, और 14
2014 में करीबन 56% के आसपास थी। तो अगर मान लीजिए उस कैलकुलेशन को देखें तो क्या लग रहा है जो 10 लाख का मार्जिन ये लेके चले थे उसके नज़दीक पहुंच पाएंगे कि नहीं, क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मार्जिन को पूरी करने में भाई आम पब्लिक ने पूरी कोशिश की है कि उनकी मार्जिन पूरी हो जाए, लेकिन पूरा हो भी जाता। लेकिन 3 बजे के बाद जो मौसम थोड़ा सा करवट लिया, धूप बढ़ी, तो आम पब्लिक का थोड़ा इंटरेस्ट कम हुआ। उससे क्या हो गया, बूथों पर पब्लिक की संख्या काफ़ी कम हो गई। वो वोट परसेंट जैसे 1 बजे तक 40% का था, तो 3 बजे तक वो बढ़ करके करीब 48 लमसम 50% हुआ। तो इससे पता चलता कि 3 बजे के बाद पब्लिक का रुझान थोड़ा कम। रही बात उसकी कि भाई 10 लाख का टारगेट पार हो गया, तो नहीं, तो ऐसा भाई नहीं लग रहा है इस बार, क्योंकि नहीं लग रहा है। चलिए, फाइनल इनका मानना है कि 10 लाख का जो टारगेट यहाँ पे प्रतिष्ठा की लड़ाई बना के चले थे, बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता से अगर निजी तौर पे हम लोग की बातचीत भी होती रही तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनका कहना था कि अभी से पहले कभी भी इतनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं कराया है। कईयों ने अपनी तबीयत का हवाला दिया कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई। बहुत ज़्यादा घर घर जाकर इन्होंने लोगों को निकाल कर अपने मत अपने पक्ष में करने की कोशिश की। तो क्या लग रहा है 10 लाख का जो टारगेट है वो पूरा होगा? 10 लाख का फ़र्क देखने को मिलेगा कि अब तो ये कह रहे हैं कि 10 लाख मोटी पड़ जाएं तो बहुत है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। चूँकि देखिए, जो भाजपा का जो परंपरागत वोट है ना, और उसके जो कार्यकर्ता हैं वो अभी लगे हुए थे। शहर दक्षिणी में मैंने देखा, शहर उत्तरी में भी देखा, और जगह देखा मैंने, तो वो सब पूरा गढ़ का गढ़ वो दे रहे हैं। तो जैसे 10 लाख का तो मान लीजिए नहीं आ पा रहा है मार्जिन थोड़ी कम हो सकती है। वो उनका जो लक्ष्य है वो तो हमें नहीं लगता है कि वो पा पाएंगे, लेकिन कुछ मार्जिन कम रहेगी। आप विधानसभा वार बता रहे हैं कि इन सब जगहों पे जो कार्यकर्ता लगे रहे हैं और वोटर निकलते भी रहें। मुकेश जी, ये बताइए कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, जो परंपरागत वोटर है, वो निकला है? क्योंकि हम लोगों ने जो मुस्लिम क्षेत्रों का दौरा किया, वहाँ तो भारी संख्या में लोग दबा के वोट कर रहे थे। तो क्या लग रहा है जो बीजेपी के अपने वोटर हैं, कोर वोटर, वो निकलने में अपने आप को सक्षम हुए हैं? क्योंकि ऐसा कुछ बूथों पर निराशा और मतलब वो गहमा गहमी देखने को नहीं मिली। नहीं, वोटर सब निकले हैं। अधिकतर 10% ऐसे हैं जिनका नाम वहाँ पर गए तो उनका नाम नहीं दिखा, वो निराश होकर लौटे। कहीं ना कहीं बीएलओ ने इसमें गड़बड़ी की है, नाम काट कर दूसरे बूथ पर करना या नाम काट देना। तो वोट परसेंटेज ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो 10 लाख टारगेट नहीं पूरा कर पाएंगे। हाँ, 80% अगर वोट हो जाता तब तो ये 10 लाख के अंतर से जीत सकते। 80% होना ही बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो जाता। लेकिन क्या, अच्छा चलिए अब विपक्षी दलों पे आते हैं। अजय राय का क्या लग रहा है, कितना वोट पा जाएंगे? बहुत तमाम दावे किए जा रहे थे, बाहरी बनाम स्थानीय की लड़ाई छेड़ दी गई थी। तो क्या लग रहा है, अजय राय जीत पाएंगे या जीत के नज़दीक पहुंचेंगे या बहुत जमानत ही जब्त हो जाएगी? नहीं, जमानत जब्त तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात ज़रूर से कहूँगा कि ये जीतना तो मुश्किल है उनके लिए। और अब केवल दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई रहेगी, दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई रहेगी उनकी। अजय राय मतलब तीसरे नंबर पे भी जा सकते हैं, आपका कहना है? हमारा कहना है कि वो दूसरे और तीसरे नंबर पर लड़ सक रहे हैं। मतलब इस समय वो जा सकते हैं। क्या होगा, क्या वोटिंग होगी, वो तो सामने ही आएगा रिजल्ट उसका। लेकिन लड़ाई पहले की नहीं है इनकी लड़ाई दूसरे और तीसरे नंबर की। ठीक है मुकेश जी, क्या लग रहा है अजय राय के साथ क्या होने वाला है? क्योंकि हमेशा ये तीसरे नंबर पर ही इनको संतोष करना पड़ा जब से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा। अभी वो तीसरे नंबर पे रहते अगर सपा का साथ नहीं रहता तो सपा एक मजबूत पार्टी यूपी में, इसलिए उनका परसेंटेज बढ़ेगा तो दूसरे नंबर पे आ सकते हैं। चलिए, इस बार मतलब कुछ उनमें प्लस होने वाला है। क्या लग रहा है आपको, अजय राय की क्या स्थिति होने वाली है इस बार के लोकसभा चुनाव में? अजय राय सेकंड नंबर के हैं और पिछली बार तीसरे नंबर पे थे, लेकिन इस बार उनका सेकंड पर रहना ही रहना है, क्योंकि लड़ाई सिर्फ यहाँ मार्जिन की अब रह गई है और सबको पता है भारी अंतर से दूसरे नंबर पर रहेंगे। भारी अंतर से रहना है उनको। विकास, क्या लग रहा है आपको इस बार दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे कौन रहने वाला है? भाई जो इस बार गठबंधन जो है थोड़ा काम करेगा, अजय राय जी तीसरे पायदान से किसी करके दूसरे नंबर पर आ सकते हैं। पूरा सिनेरियो देखने के बाद ओवरऑल कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। और कुछ ऐसी रोचक बातें जो इस बार हम लोग से अनछुई रह गई, उस पर बात चर्चा नहीं हो पाई, कुछ और ऐसा मुकेश जी? या 5-7 मामले युवा हमसे संपर्क में आए हैं जो फर्स्ट वोटर है, स्पेशली आज वोट देने के लिए फ़्लाइट से या ट्रेन से आए हैं। वोट दे के फिर वापस गए हैं, आज फ्लाइट से गए हैं। अच्छा। कुछ गुजरात से, हाँ कुछ गुजरात से,
कुछ मुंबई से फर्स्ट वोटर जो है उनको वोट को लेकर बहुत उत्साह था उनके अंदर। ऐसी कुछ महिलाएं भी हैं जो वोट देने के लिए सिर्फ आई हैं फ्लाइट से। आपने शहरी और फिर क्षेत्रों की बात की, शहरी क्षेत्रों में जो भाजपा के कोर वोटर होते हैं, देखिए भाजपा शुरू से ही एक टीम वर्क के तहत काम करती है। इनका टीम वर्क, इनके साथ संघ भी रहता है, जो घरों से वोटरों को निकालने का सुबह से ही काम करता है, जो पक्के माहौल हो गया या शहरी क्षेत्र हो गया, तो इनका टीम वर्क से काम चलता है और टीम वर्क के सहारे ये हमेशा जीतते आए हैं। तो इस बार भी टीम वर्क इनका काम किया। पोलिंग परसेंटेज शहर का भी अच्छा रहा है, आप उठा के सारे विधानसभाओं का देखिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका अच्छा रहा है। विनोद जी, क्या लग रहा है, जिस तरह से प्रशासन ने भी बहुत तमाम कोशिशें की थी, तो क्या लग रहा है इस बार परसेंटेज में उनकी जो कोशिशों की वजह से कुछ इजाफा होगा? प्रशासन तो हर बार ही करता रहता है, उसका काम ही है इसका व्यवस्था करना, और निर्वाचन आयोग का जैसे जैसे निर्देश होता है उस तरह से लोग अपना अधिकारी, पीठासीन अधिकारी जो लोग हैं वो सब काम करते रहते हैं। मेन चीज़ ये है कि जैसे जो भी वोटर आ रहा है वोट देने के लिए, उसका लिस्ट में नाम होना चाहिए, क्या सुविधाएं दी गई हैं, सुविधाएं वहाँ पर होनी चाहिए। जैसे इस बार मैंने देखा, पहली बार मैं वोट देने गया तो इस बार देखा कि पानी वगैरह की व्यवस्था, वहाँ पाउच वगैरह और बोतल का पानी वगैरह सब रखा हुआ था, तो लोग वहाँ पर वो आते थे, आ रहे हैं लोग तो पी रहे हैं उससे। तो थोड़ा इसे मैसेज ये गया कि भाई वहाँ व्यवस्था है, आप जा कर के वोटिंग करिए, प्यास लगे या कुछ ऐसे हो तो अपना कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा उसमें वोटिंग परसेंटेज में वृद्धि होगी। प्रशासन का इसमें योगदान यही रहा। पवन जी हमारे साथ हैं, बता रहे थे प्रशासन ने भी बहुत कोशिशें की वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए। विकास, आपकी बात के साथ ख़त्म करते हैं, क्या लग रहा है इस बार कुछ नया अनुभव, इतने वर्षों के आप लोग जिस सबसे पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कुछ नया इस तरह का देखने को मिला या कुछ नया इस बार हुआ? देखिए, इस बार नया ये रहा कि मुंबई के, महाराष्ट्र की महामंडल से हिमांगी शफी को भी शहर के प्रचार प्रसार में लगाया गया, वो भी आए रहे, और उनके लिए पोर्टल भी एक नेशनल लेवल पर बताने की बात की। तो इस बार जो है नया ये रहा कि अपने यूथ से एक थर्ड जेंडर भी जुड़ा हुआ है। तो अब ये पता चलेगा कि थर्ड जेंडर का इसमें क्या योगदान रहा, वो 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। नया इस बार ये रहा। ठीक है, तो ये थे काशी के, बनारस के वो पत्रकार जिन्होंने पूरे 2.5 महीने की काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद आज चुनाव ख़त्म होने के बाद अपने ही आकलन पर पहुँचे हैं, और ये उस उम्मीद के साथ ये पहुँचे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, और बनारस में लड़ाई हार जीत की नहीं बल्कि मार्जिन की है, बड़ी मार्जिन की है। एक बार फिर लोगों ने ये बताया है कि अजय राय दूसरे या तीसरे नंबर पर आ सकते हैं। इसमें थोड़ा उनको लेके अचीवमेंट होगा अगर वो दूसरे नंबर पे आएंगे, क्योंकि अभी तक वो जब भी लोकसभा चुनाव लड़ते आए हैं तीसरे पायदान पे ही उनको संतोष करना पड़ा है। प्रशासन ने भी बहुत सारी कोशिशें की हैं, और आज मौसम ने भी लोगों का बहुत साथ दिया है, लेकिन आखिर में नतीजे क्या आते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।